चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फाइनल अकाउंट हम लोग इसमें देख रहे थे कि जिसमें हम लोग फाइनल एक्सरसाइज के सम्स देख रहे थे। आज हम लोग आगे का सम फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 देखे हम लोग, कि जिसमें लिखा हुआ है कि हमें फाइनल अकाउंट तैयार करना है और श्री पंकज, कोई पंकज नाम का पर्सन है, उसका फाइनल अकाउंट तैयार करना है, जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। तो उसमें भी फाइनल अकाउंट तैयार करें, मतलब सबसे पहले 3 अकाउंट तैयार करने होते हैं ना। 3 पेज पर 3 अकाउंट तैयार करेंगे भाई। पहले पेज पर आप तैयार करोगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री पंकज ऑन 31/3/15, बराबर, कि जिसमें डेबिट साइड पे पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट पे पर्टिकुलर और अमाउंट। फिर दूसरा तैयार करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री पंकज ऑन 31/3/15, उसमें भी डेबिट पे पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट पे भी पर्टिकुलर अमाउंट। और तीसरी चीज तैयार करोगे वो आएगी बैलेंस शीट ऑफ श्री पंकज ऑन 31/3/15, कि जिसमें इस साइड पे तैयार करोगे कैपिटल लायबिलिटी एंड अमाउंट, और इस साइड पे तैयार करोगे एसेट्स एंड अमाउंट। ऐसे ये 3 चीजें तैयार होगी ना। और सबसे पहले क्लियर करेंगे एडजस्टमेंट। जो आपको यहाँ पर 9 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, पहले वो क्लियर करें। एक बात ये ध्यान रखना कि अगर आपके एडजस्टमेंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया ना, तो समझो आपका पूरा सम हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम एडजस्टमेंट में ही होगी। बाकी की सब चीजें वो तो खाली डायरेक्ट एंट्री करते जानी है ना, बरोबर ना। ट्रायल बैलेंस में जो बाकी की चीजें दी गई है उसकी एंट्री करते जानी है, लेकिन जो एडजस्टमेंट होता है उसकी दो एंट्रीज करते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो है उसकी एक ही एंट्री करते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट सबकी दो एंट्रीज करते हैं। तो इसी वजह से एडजस्टमेंट के वक्त खास ध्यान देते हैं कि एडजस्टमेंट हमें कैसे कंप्लीट करना है, बराबर। और यहाँ पर भी जो 9 एडजस्टमेंट है, सभी एडजस्टमेंट पहले अच्छी तरह से समझ लेना। जैसे कि पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹1,65,000, आउट ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक इज 10% मोर एंड मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स इज 10% लेस। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ एडजस्टमेंट, कि भाई क्लोजिंग स्टॉक है 1,65,000 का। समझना, मैं यहीं पे ही पहले रफ वर्क कर रहा हूँ, फिर वो हटा दूंगा। समझना कि सपोज क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 1,65,000 है, उसमें से आधा स्टॉक मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 50% स्टॉक, कि सपोज 82,500 है। आपके टेक्स्ट बुक लाइन क्या लिखी गई है कि आउट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक इज 10% मोर एंड रिमेनिंग वैल्यू इज 10% लेस। कि मतलब 1,65,000 में से 50%, आधा अगर क्लोजिंग स्टॉक गिनो तो इसका आधा ये हो जाता है ना 82,500, उसकी वैल्यू 10% मोर हो चुकी है। 10% मोर मतलब 10% ज्यादा हो चुकी है। तो 82,500 में अगर 10% बढ़ा दें 8,250 रुपीज, 10% अगर बढ़ा दें तो वो हो जाएगा फिर 90,750, बराबर। कि जितनी क्लोजिंग स्टॉक था ना उसमें से आधा मतलब 82,500, उसकी नई वैल्यू ये हो गई 90,750। और जो रिमेनिंग गुड्स है, रिमेनिंग मतलब बाकी का आधा बचा ना 82,500, समझो उसका आधा आधा कर दिया। ये रफ वर्क चल रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिख रहा हूं, रफ वर्क है। कि क्लोजिंग स्टॉक में जो बाकी का आधा है उसकी वैल्यू 10% लेस हो गई, ऐसे लिखा हुआ है ना कि उसकी वैल्यू 10% लेस। तो 10% लेस मतलब कि उसकी वैल्यू 8,250 हो गई। जो स्टॉक होता है वो पूरा स्टॉक खाली एक प्रोडक्ट थोड़ी होता है। आपका स्टॉक मतलब आपकी शॉप में या आपके बिजनेस में जितने भी गुड्स पड़े हुए हैं वो टोटल आपका स्टॉक कहलाता है ना। तो उसमें आधा अलग हो सकता है, आधा अलग हो सकता है। आपकी कपड़े की दुकान हो तो आधी शर्ट हो सकती है, आधी जीन्स हो सकती है, आधी टी शर्ट हो सकती है, अलग अलग हो सकता है कि नहीं, बरोबर ना। तो समझो जो आधा गुड्स था उसकी वैल्यू बढ़ गई और जो आधा गुड्स था उसकी वैल्यू कम हो गई। अब इसकी वैल्यू कम हो गई मीन्स कि भाई यहां पर कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 74,250, बरोबर ना। कम हो गई उसकी वैल्यू 10%। तो ये अब क्लोजिंग स्टॉक में ऐसे ध्यान दो कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है ना तो उसे ध्यान देते नहीं है।
ये पहला रूल क्लोजिंग स्टॉक का खास माइंड में बिठाना कि क्लोजिंग स्टॉक में जब वैल्यू बढ़ रही हो ना, कि भाई इसकी 10% वैल्यू बढ़ गई, तो वो बढ़ाते नहीं है कभी भी फाइनल अकाउंट में। साल के आखिरी दिन पे जब क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना, तो वैल्यू कम हो गई हो तो लिखते हैं, वैल्यू बढ़ गई हो तो वो बढ़ाते नहीं है। बरोबर ना? फिर से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू कम हो गई हो तो लिखेंगे, कम वैल्यू लिखेंगे, लेकिन वैल्यू बढ़ती हो तो उसे लिखेंगे नहीं। इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक था ना, अब ध्यान से समझना कि जो क्लोजिंग स्टॉक 1,65,000 था, उसमें से जो इसकी वैल्यू बढ़ गई, आधे स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, 90,000 हो गई 82 की, तो वो 90,000 बढ़ानी नहीं है, वो वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 82,500 ही रखनी है। आधे स्टॉक की वैल्यू इतनी रखनी है, बढ़ाना नहीं है क्लोजिंग स्टॉक में। लेकिन अगर आधे स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है तो वो कम करेंगे कि बाकी के स्टॉक की वैल्यू 82 में से 8,000 मतलब उसके 10% कम हो गई, तो बाकी बचेंगे 74,250। तो ये दोनों मिलाकर टोटल क्लोजिंग स्टॉक हुआ हमारा, टोटल क्लोजिंग स्टॉक आया 1,56,750। बराबर? टोटल क्लोजिंग स्टॉक इतना हुआ हमारा कि देखो 1,65,000 था, लेकिन उस पर एडजस्टमेंट मतलब कैलकुलेशन थी कि भाई आधे की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन उसको बढ़ाएंगे नहीं। ये तो खाली मैंने रफ में बताया, लेकिन बढ़ाएंगे नहीं, वैल्यू कितनी रखेंगे, 82 ही रखेंगे। और आधे की वैल्यू कम हो गई, कम हो गई तो कम करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू 74 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू आधी वही और आधे की वैल्यू कम हुई, तो टोटल मिलाकर क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1,56,750। ये कैलकुलेशन लिख लेना और समझ लेना। तो अब क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, 1,56,000, 165 नहीं लिखना है, 156,750 ये लिखना है। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहां पर करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक आपके एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है मतलब दो जगह पर लिखते हैं। एक लिखते हैं बैलेंस शीट के एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक, आगे के सम में भी बताया था, वो ध्यान रखना। एक बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। बराबर ना? एक बैलेंस शीट में और एक यहां पर। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर लिखेंगे हम लोग कि ये क्लोजिंग स्टॉक एक बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना, तो 1,56,750, 1,56,750 ये क्लोजिंग स्टॉक एक बैलेंस शीट में। ये खाली कैलकुलेशन की, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं लिखना है, ये तो खाली कैलकुलेशन की मैंने। तो एक क्लोजिंग स्टॉक वहां लिखेंगे और एक क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे टू और बाय लिख देते हैं ना, यहां एक लाइन छोड़कर वो लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर भी 1,56,750। बराबर? तो ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो गई ना, ये एडजस्टमेंट क्लियर हुआ ना पहला, समझ आ रहा है ना? और देखो एक और बात बता रहा हूं कि अगर हो सके ना, तो ये सम जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो वीडियो के साथ साथ लिखते भी जाओ उसे। बुक में लिखते जाओगे ना तो खुद माइंड में क्लियर भी होता जाएगा, सुनते भी जाओगे रूल्स, और जो है वो एंट्री भी पता चलेगी कौन सी एंट्री कहां पर करनी है। तो साथ में लिखते भी जाना तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहला एडजस्टमेंट समझ में आया ना ये। अब जैसे दूसरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि उसमें लिखा हुआ अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 60,000। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज मतलब हमने जितना भी परचेज किया था ना, उसमें 60,000 रिकॉर्ड करना भूल गए। तो परचेज कितना किया था, ऊपर देखो ट्रायल बैलेंस में आपके परचेज लिखा हुआ होगा, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखी है ना, कि उसमें ट्रायल बैलेंस में देखो कि ट्रायल बैलेंस में ऊपर लिखा हुआ है ना परचेज एंड सेल, डेबिट और क्रेडिट में है। तो डेबिट वाला परचेज कहलाता है ना वो। तो आपके डेबिट में दिया हुआ है 9 लाख रुपीस, तो वो 9 लाख परचेज हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 60,000। एडजस्टमेंट ऐसा है ना कि भाई 9 लाख में 60,000 60,000 रुपए लिखना भूल गए। तो लिखना भूल गए तो क्या करेंगे, वो 60,000 लिख देंगे ना हम लोग। बरोबर ना? लिखना भूल गए तो कुछ भी नहीं, बस प्लस कर दो, लिख दो उसे। तो परचेज कहां पर लिखते हैं हम लोग,
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, उसमें कहाँ लिखते हैं परचेज? तो परचेज लिखते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट में, बरोबर ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग लिखेंगे परचेज, डेबिट साइड पे लिखा जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पर लिखें परचेज। अब देखो इस पे कैलकुलेशन करनी है ना कि 9 लाख का परचेज है और उसमें 60,000 प्लस करने, अनरिकॉर्डेड हो गए, वो बढ़ानी है कि हमने तो बुक में लिखा था 9 लाख की परचेज है, लेकिन 60,000 और भी हैं जो हम लिखना भूल गए थे, तो वो 60,000 लिखने पड़ेंगे ना, बरोबर ना। तो जब कैलकुलेशन करनी हो ना तो वो अमाउंट पहले अंदर लिखते हैं, फिर फाइनल अमाउंट बाहर लिखते हैं। मतलब ऐसा कि परचेस पहले लिख दें यहाँ पर अंदर 9 लाख की, 9 लाख परचेस यहाँ अंदर लिखा, और प्लस उसमें करेंगे अनरिकॉर्डेड, यू आर लिखा मैंने अनरिकॉर्डेड, कि अनरिकॉर्डेड है 60,000, 60,000 अनरिकॉर्डेड। तो टोटल परचेस कितनी हो जाएगी? अब टोटल परचेस हो जाएगी 9,60,000 की, बरोबर। टोटल परचेस 9,60,000, ये अनरिकॉर्डेड परचेस हो गया। अब इसकी दूसरी एंट्री कहां पर? हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज होती है। अब यहाँ परचेस में जो 60,000 प्लस किया, ध्यान देना एंट्री एडजस्टमेंट की ही 2 एंट्री होगी। मतलब जो एडजस्टमेंट 60,000 का था ना, 60,000 लिखना भूल गए तो उसे ही 2 बार लिखेंगे। ये 9 लाख को या 9,60,000, 9,60,000 उसे 2 बार नहीं लिखना है। सिर्फ जो एडजस्टमेंट में है ये 60,000, सिर्फ उसे ही 2 बार लिखेंगे हम लोग, बरोबर। तो उसे कहां पर लिखे अब हम लोग कि भाई 60,000, उसकी दूसरी एंट्री कहाँ? तो ये याद रखो, ये रूल याद रखो, हर समय ऐसे नए नए रूल आएंगे और माइंड में बैठाना कि परचेस में कुछ भी एडजस्टमेंट दो ना तो उसका दूसरा इफेक्ट वो क्रेडिटर में जाता है। परचेस का दूसरा इफेक्ट वो कहाँ जाता है? क्रेडिटर में जाता है। मतलब अगर हमारी क्रेडिट परचेस बढ़ी है, परचेस में प्लस किया है, तो साथ में क्रेडिटर में भी प्लस करना होगा। कि अगर हमने परचेस 60,000 बढ़ाई है, मतलब हमारी लायबिलिटी 60,000 बढ़ी ना, कि भाई याद आया कि यार 60,000 का परचेस किया था, वो तो लिखा ही नहीं, अनरिकॉर्डेड, तो इसका मतलब कि अब हमें 60,000 दूसरे को चुकाने भी तो है ना, बरोबर ना। ये 60,000 अगर परचेस क्रिएट हुआ है तो उसको चुकाना भी तो पड़ेगा ना, और जिसको चुकाना पड़े वो क्या कहलाते हैं? हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं, जिनको पैसे देने होते हैं। तो शॉर्ट और सिंपल ये याद रखो, परचेज का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? क्रेडिटर में जाएगा। और क्रेडिटर कहाँ पे लिखते हैं? तो क्रेडिटर यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे लिखा जाता है ना क्रेडिटर, यहाँ कैपिटल और लायबिलिटी में। तो जैसे परचेस में अगर प्लस किया हमने तो साथ में क्रेडिटर में भी प्लस करेंगे। तो देखो आपके क्रेडिटर कितने हैं? आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, देखो ऊपर कि क्रेडिटर दिए हुए हैं 1,02,000, दिया हुआ है ना 1,02,000, तो उसमें 60,000 और भी बढ़ जाएंगे ना। जैसे परचेस 9 लाख था, उसमें 60,000 बढ़ाया, तो वैसे ही क्रेडिटर में भी प्लस करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर यहाँ पर लिखेंगे, देखो कैपिटल लायबिलिटी, तो ऊपर आधा तो कैपिटल लिखते हैं, आधे के बाद शुरू करेंगे हम लोग क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर लिखे हम लोग कि क्रेडिटर्स 1,02,000 आपको दिया हुआ है, कैलकुलेशन करनी है ना, इसलिए पहले अंदर लिखेंगे कि क्रेडिटर 1,02,000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज है 60,000, तो क्रेडिटर हमारे कितने हो जाएंगे? 1,62,000, 1,62,000 के क्रेडिटर हो गए ना, बरोबर ना। तो देखो ये परचेज की 2 एडजस्टमेंट हो गई ना, कि अगर परचेज में 60,000 प्लस किया तो वही 60,000 क्रेडिटर में भी प्लस करना होगा। ये हुआ एडजस्टमेंट की 2 एंट्री, बरोबर। ऐसे ही फिर थर्ड वाला एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस रिटर्न 7,500। अब जैसे परचेस लिखना भूल गए 60,000, वैसे ही जो है वो 7,500 का परचेस रिटर्न भी लिखना भूल गए। तो परचेस रिटर्न कहाँ पे लिखते हैं? परचेस रिटर्न यहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे परचेस रिटर्न यहाँ पे ना। कोई कोई परचेस रिटर्न इसमें से माइनस करता है तो भी करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, पर इसमें से माइनस देखो, पहले ही एक प्लस है, फिर और कैलकुलेशन इसमें करो, इससे अच्छा परचेस रिटर्न अलग से लिखो ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो परचेस रिटर्न यहाँ पे आएगा हमारा, ठीक है।
कि परचेस रिटर्न भी देखो आपके ट्रायल बैलेंस में ऊपर दिया हुआ है कि ऊपर परचेस रिटर्न कितना है 30,000 है, कि 30,000 का परचेस रिटर्न है ऊपर ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है ना, उसमें से 7,500 हम लिखना भूल गए हैं, तो 30,000 में ये 7,500 प्लस हो जाएंगे ना, बराबर ना। तो परचेस रिटर्न यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखते हैं कि भाई परचेस रिटर्न और एडजस्टमेंट है ना, तो पहले अंदर लिखेंगे 30,000 परचेस रिटर्न और प्लस उसमें भी अनरिकॉर्डेड, जैसे परचेस में किया था अनरिकॉर्डेड, तो वैसे ही परचेस रिटर्न में अनरिकॉर्डेड 7,500, तो टोटल परचेस रिटर्न हो जाएगा 37,500, बराबर। 37,500 ये हुआ परचेस रिटर्न हमारा, क्लियर ना। ये परचेस रिटर्न, और परचेस रिटर्न की दूसरी एंट्री कहां पर, परचेस रिटर्न की दूसरी एंट्री कहां पे, तो उसकी भी दूसरी एंट्री क्रेडिटर में ही बैठेगी, बराबर ना। परचेस हो या परचेस रिटर्न हो, दोनों में अगर एडजस्टमेंट हो रहा है ना, दोनों में कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उसकी दूसरी इफेक्ट जाती है क्रेडिटर में, बराबर। और ये चीज ध्यान रखो कि अगर परचेस में प्लस करते हैं तो क्रेडिटर में भी प्लस, लेकिन अगर परचेस रिटर्न आता है तो क्रेडिटर में से माइनस। परचेस रिटर्न हो गया मतलब जो हमने खरीदा था वो हमने वापस दे दिया, तो अब तो चुकाना तो नहीं पड़ेगा ना हमें, बराबर ना। पैसे तो नहीं चुकाने हैं ना, क्योंकि सामान ही वापस दे दिया, तो पैसे कौन से देने होंगे। तो इसलिए अगर परचेस रिटर्न हो ना तो वो क्रेडिटर में से माइनस करते हैं। तो अब जैसे क्रेडिटर में मैंने डायरेक्ट बाहर ही लिख दिया था 1,62,000, कोई बात नहीं, अगर याद आ जाए कि हाँ भाई बाहर नहीं, इसके ऊपर तो कैलकुलेशन करनी है, तो 1,60,000 यहाँ से कट करके फिर अंदर लिख दो पहले कि चलो 1,60,000 यहाँ पे है, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है ना इस पे कि भाई परचेस रिटर्न कितना हुआ, परचेस रिटर्न 7,500 का, जो एडजस्टमेंट है वही कि परचेस रिटर्न है तो वो क्रेडिटर में से माइनस करेंगे, अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न 7,500, 1,62,000 में से 7,500 अगर माइनस करें हम लोग, तो बाकी यहां पर बचेगा 1,54,500, 1,54,500 वो बचेगा ना वहां पे। तो ये क्रेडिटर का क्लियर हुआ, थर्ड वाला एडजस्टमेंट भी क्लियर हुआ ना। सेकंड और थर्ड समझो साथ में था, परचेस और परचेस रिटर्न, तो परचेस में प्लस किया था तो क्रेडिटर में भी प्लस किया, और परचेस रिटर्न में अगर आया है प्लस तो वो क्रेडिटर में से माइनस, बराबर। अब जैसे सेकंड थर्ड एडजस्टमेंट किया ना, वैसे ही आपका 4 और 5 वाला एडजस्टमेंट है, वो भी ऐसे ही साथ में है कि देखो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल है 75,000 और अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल रिटर्न है 22,500। अब ये सेल और सेल रिटर्न है, जैसे परचेस और परचेस रिटर्न किया, तो पहले फोर्थ वाला एडजस्टमेंट करें कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल 75,000 है, तो सेल कहां पर लिखते हैं, वो भी यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं ना, सेल्स, बराबर। कि आपके ट्रायल बैलेंस में देखो सेल्स कितना दिया हुआ है, परचेस के साथ क्रेडिट में दिया हुआ है ना, क्रेडिट वाला सेल कहलाता है 15 लाख रुपए, 15 लाख वो सेल है, उसमें दिया हुआ है 75,000 लिखना भूल गए, तो वो प्लस करेंगे ना, उसमें सेल में प्लस करेंगे ना, तो वो भी यहां पर लिखें कि इस साइड पे क्रेडिट साइड पे लिखें ट्रेडिंग अकाउंट के कि भाई सेल्स 15 लाख कैलकुलेशन करना है, तो पहले अंदर लिखेंगे 15 लाख और प्लस उसमें अनरिकॉर्डेड कि भाई लिखना भूल गए थे, कितना लिखना भूल गए 75,000, तो वो प्लस कर दिया 75,000, मतलब 15 लाख में 75,000 प्लस करो तो कितना हो जाता है 15,75,000, बराबर। इसलिए बोल रहा था साथ में लिखते जाओ, ये हैंडराइटिंग छोटी छोटी हो जाएगी ना, इसमें अमाउंट बड़ी है जगह कम है इसमें, बराबर, इसलिए साथ में लिखते जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो सेल में 15 लाख प्लस अनरिकॉर्डेड 75,000, तो टोटल सेल हो गया 15,75,000, और इसकी दूसरी एंट्री कहां पर, तो देखो जैसे परचेस में कोई भी इफेक्ट होता है तो परचेस का दूसरा इफेक्ट देते हैं क्रेडिटर में, क्रेडिटर में दिया था ना परचेस का दूसरा इफेक्ट, तो सेल हो ना तो सेल का दूसरा इफेक्ट देते हैं डेप्टर्स में, सेल का दूसरा इफेक्ट कहां पे जाता है, डेप्टर्स में जाता है, ये चीज ध्यान रखना।
परचेज का इफेक्ट दूसरा क्रेडिटर में और सेल का दूसरा इफेक्ट जाता है डेप्टर्स में, डेप्टर्स यहाँ पे एसेट्स में। तो आपके ट्रायल बैलेंस में फिर से देखो कि डेप्टर कहाँ पे और कितने लिखे हुए हैं। तो आपके डेप्टर उसमें लिखे हुए हैं 1,35,000 लिखा हुआ है ना उस टेबल में आगे के पेज पे 1,35,000 डेप्टर्स हैं। तो उस डेप्टर में ये 75,000 और भी प्लस हो जाएंगे ना, सेल में प्लस किया तो डेप्टर में भी प्लस। तो डेप्टर्स यहाँ पे लिखे हैं एसेट्स में कि डेप्टर्स है हमारे 1,35,000 और प्लस उसमें अनरिकॉर्डेड सेल यूआरएस अनरिकॉर्डेड सेल वो कितनी 75,000 अनरिकॉर्डेड सेल। तो कितना हो जाएगा उनका प्लस, यहीं पे ही लिखे ना क्योंकि एक और एडजस्टमेंट बाकी है। तो इनका प्लस कितना हो जाएगा 2,10,000 2,10,000 हो जाएगा उसमें, बराबर। और जो फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट है कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल रिटर्न 22,500 क्रेडिट सेल रिटर्न है उसमें। तो सेल रिटर्न कहाँ पे लिखते हैं, सेल रिटर्न लिखते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं सेल्स रिटर्न, बराबर। तो सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है ऊपर, तो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न हमारा 60,000 रुपीज लिखा हुआ है ना 60,000। तो सेल्स रिटर्न 60,000 है, उसमें 22,500 और भी प्लस करना है। तो वो सेल्स रिटर्न यहाँ पे करें कि सेल्स रिटर्न वो 60,000 दिया हुआ है और प्लस उसमें अनरिकॉर्डेड 22,500 सेल्स रिटर्न यहाँ आता है ना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो इसलिए वहां पे लिखा सेल्स यहाँ पे, तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे। कोई कोई सेल में से ही माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न, पर उससे अच्छा है अलग लिखो तो वो ज्यादा बेटर। तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे लिखा 60 में 22 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 82,500। और अगर सेल्स रिटर्न किया है तो सेल्स रिटर्न की भी दूसरी इफेक्ट कहाँ पे जाती है, डेप्टर्स में ही जाती है। लेकिन रिटर्न है अगर अगर सेल रिटर्न है तो डेप्टर में से माइनस करेंगे, सेल हो ना तो वो डेप्टर में प्लस करते हैं, जैसे ये प्लस किया हमने। और सेल रिटर्न है तो वो उसमें से माइनस करेंगे। मतलब ये जो 2,10,000 है उसमें से ये 22,500 माइनस करेंगे ना, ये ना देखो एडजस्टमेंट ये है 22,500 का, इसमें है तो इसमें प्लस करेंगे, उसमें तो 22,500 ही माइनस करेंगे, दूसरी अमाउंट से नहीं, जो एडजस्टमेंट है उसी को ही एंटर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर माइनस के अनरिकॉर्डेड सेल रिटर्न 22,500। तो अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पर, अमाउंट आएगी 1,87,500 बरोबर। ये अमाउंट आएगी ना, ये भी एडजस्टमेंट हो गया ना फिफ्थ वाला भी, समझ आ रहा है ना। ये 4 और 5 ये एडजस्टमेंट क्लियर, ध्यान देना। ये जो इस सम में एडजस्टमेंट दिए हुए हैं परचेस और परचेस रिटर्न का, सेल और सेल रिटर्न का। तो परचेस का कुछ भी इफेक्ट हो तो वो क्रेडिटर में जाएगा, परचेस में प्लस तो क्रेडिटर में भी प्लस, परचेस रिटर्न हो तो क्रेडिटर में से माइनस। वैसे ही सेल का दूसरा इफेक्ट जाएगा डेप्टर्स में, कि अगर सेल हो तो डेप्टर में प्लस, सेल रिटर्न हो तो डेप्टर में से माइनस, बरोबर। ये प्लस माइनस और दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा ये खास ध्यान देना। अब जैसे सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट दिया हुआ है उसमें है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000 15,000 के वेजेस देना बाकी है, वेजेस मतलब मजूरी। तो वेजेस कहाँ पे लिखते हैं, तो वेजेस लिखते हैं हम लोग यहीं पे ही ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, वो परचेस एक्सपेंस है ना, मैंने बताया था परचेस एक्सपेंस वो यहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। बाकी कोई एक्सपेंस हो तो वो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, लेकिन परचेस एक्सपेंस लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब कि जो वेजेस है वो वेजेस कहाँ पे लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा वेजेस, बरोबर ना। तो देखो वेजेस आपको कितने दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में, तो वेजेस दिए हुए हैं 60,000 है ना, ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है 60,000 वेजेस है। और वो जो है प्लस उसमें 15,000 होगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो 15,000 उसमें प्लस होगा ना कि भाई और देना बाकी है। तो उसे यहां पर लिखेंगे हम लोग कि ये वेजेस के वेजेस 60,000 और प्लस उसमें आउटस्टैंडिंग 15,000। कैलकुलेशन करना है ना इसलिए पहले अंदर लिखते हैं
कि 60,000 में 15,000 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 75,000 वेजेस हो जाएंगे, बराबर। वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा गया। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ, तो देखो वेजेस देना बाकी है हमारा, तो देना बाकी है मीन्स लायबिलिटी कहलाई हमारी, तो इसलिए वेजेस की दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी, लायबिलिटी में, कि आउटस्टैंडिंग वेजेस, इतने वेजेस देना बाकी है। उसमें 75 नहीं लिखते, जितना बाकी है, जितना एडजस्टमेंट है उसी की दो एंट्री करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, याद रखना, ये जो एडजस्टमेंट है उसी की ही दो एंट्री, मतलब यहां पर सिर्फ लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000, ये लायबिलिटी में लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000। ये हुई ना ये सिक्स्थ वाली एंट्री भी, बरोबर ना। फिर उसके बाद जैसे सेवंथ वाला एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि उस एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि गुड्स ऑफ 15,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ होल अमाउंट, कि 15,000 का सामान जल गया और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसे दे दिए, पूरे पैसे दे दिए, मतलब चलो सामान भले जल गया लेकिन नुकसान तो नहीं हुआ ना हमारा, बरोबर ना, पैसे तो मिल गए पूरे के पूरे हमें 15,000। तो इनकी एंट्री कहाँ करेंगे, तो एक देखो, एक तो सामान जल गया, सामान तो गया हमारा, तो उसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। पहले हमने बताया था ना कि गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, सेल के अलावा अगर सामान जाता हो तो वो भी यहीं पे ही लिखते हैं क्रेडिट पे। तो ये आग की वजह से 15,000 का सामान गया, तो वो यहाँ पे लिखेंगे कि लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर, या तो गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, जो भी लिखो उसमें, कि 15,000 का वो सामान गया। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ, जनरली इनकी दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में आती है कि लॉस हुआ हमारा 15,000 का, लेकिन यहाँ लॉस हुआ नहीं है, खाली सामान गया, तो सामान गया तो यहाँ क्रेडिट में लिखे 15,000, लेकिन इसके 15,000 मिल भी तो गए ना, मिल गए या तो मिलेंगे, लिखा हुआ इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है क्लेम, मतलब पैसे दिए नहीं है पर एक्सेप्ट किया कि हाँ देंगे, तो इसलिए इसकी दूसरी एंट्री आएगी एसेट्स में, कि अगर पैसे मिलने वाले हो ना, याद रखना कहीं से भी कोई भी चीज के अगर पैसे मिलने वाले हैं तो उसे हमेशा एसेट्स में लिखते हैं, अगर पैसे देने वाले हैं हम लोग तो उसे हमेशा लायबिलिटी में लिखते हैं। तो यहाँ पैसे मिलने वाले हैं तो उसे कहाँ पे लिखेंगे, एसेट साइड पे, बरोबर। लॉस नहीं हुआ, कि अगर 15,000 में से नुकसान हो जाता, लॉस होता, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं यहाँ डेबिट में, लेकिन ये तो पैसे मिलने वाले हैं पूरे 15,000, तो इसलिए एसेट्स में लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम, कि इंश्योरेंस क्लेम 15,000 का, कि हमें इंश्योरेंस के 15,000 मिलने वाले हैं, बरोबर। ये सेवंथ वाला एडजस्टमेंट भी हो गया, उसकी भी दो एंट्री, एक यहाँ लॉस हुआ, सामान गया हमारा 15,000 का, और वो 15,000 मिलने वाले हैं वो यहाँ पे। फिर एट्थ वाला एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि गुड्स ऑफ 7,500 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए सामान लिया है हमने, तो पर्सनल यूज के लिए अगर सामान लिया है तो वो भी कहाँ पे लिखते हैं, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ही आएगा, बरोबर ना, कि कोई भी गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल, सेल के अलावा सामान जा रहा है जिसमें भले आग में जल जाए, चोरी हो जाए, या पर्सनल यूज के लिए ले जाए, वो सबकी एंट्री यहीं पे ही आएगी ना। तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में आएगा, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि पर्सनल यूज के लिए 7,500 लिया है, तो इसमें कि गुड्स फॉर पर्सनल यूज 7,500, के गुड्स फॉर पर्सनल यूज 7,500, उसमें देखो कोई कोई ऐसा करते हैं कि ये जो आग में जल गया पर्सनल यूज के लिए हुआ तो वो परचेस में से माइनस करते हैं। अब यहाँ पर अगर जो है वो आप लोग ऐसे एडजस्टमेंट करते, जस्ट बता रहा हूँ ये नोट करना, कि जैसे परचेस है उसमें भी एडजस्टमेंट था, फिर परचेस रिटर्न भी यहीं पे ही लिखते हैं, फिर ये जो सामान जल गया पर्सनल यूज के लिए लेके गए वो भी परचेस में से ही माइनस करते, तो इस परचेस के अंदर है ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती कि भाई परचेस भी लिखना है, परचेस रिटर्न में भी प्लस माइनस इसमें ही करना है, ये भी प्लस माइनस इसी में ही करना है, तो वो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए सब चीजें अलग अलग लिख दो ना, परचेस अलग लिख दो, परचेस रिटर्न अलग लिख दो, सामान जल गया या पर्सनल यूज के लिए लेके गए उसे अलग लिख दो, तो सब एक में ही लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कंफ्यूजन नहीं होगा फिर, बरोबर।
तो चलो, ये गुड्स फॉर पर्सनल यूज लिखा 7,500, तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर? पर्सनल यूज में कुछ भी लेते हैं ना, तो उसकी दूसरी एंट्री हम लोग करते हैं ड्राइंग में, कि घर पे लेके गए, मतलब ये एक तरह का ड्राइंग कहलाया ना, बराबर। और ड्राइंग्स कहाँ पर लिखते हैं हम लोग? तो ड्राइंग्स लिखते हैं कैपिटल के साथ में, यहाँ पर कैपिटल लायबिलिटी में जो ऊपर जगह छोड़ी है उसमें लिखते हैं। तो ड्राइंग्स लिखना हो ना, तो ड्राइंग्स अकेले कभी मत लिखा करो, कैपिटल और ड्राइंग साथ में लिखा करो। देखो आपके ट्रायल बैलेंस में सम के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि कैपिटल एंड ड्राइंग है डेबिट और क्रेडिट में, तो कौन सा? डेबिट वाला ड्राइंग कहलाया जो 18,000 का दिया हुआ है, और क्रेडिट वाला कैपिटल कहलाया जो 6 लाख का दिया हुआ है, बरोबर ना। तो उसे यहां पर लिख दें कैपिटल और ड्राइंग साथ में, कि यहां पर ऊपर पहले लिखेंगे कि ये कैपिटल, अंदर लिखेंगे 6 लाख, फिर एक लाइन छोड़ देते हैं। मैंने बताया था पहले भी, एक लाइन छोड़ते हैं कि आखिरी में जो प्रॉफिट एंड या लॉस आता है ना, वो यहाँ पे करते हैं कि प्रॉफिट हो तो कैपिटल में प्लस करेंगे, लॉस हो तो उसे माइनस करेंगे। तो इसलिए एक लाइन छोड़ देते हैं और नीचे की लाइन में लिखते हैं ड्राइंग, कि भाई ड्राइंग्स यहाँ पर। अब देखो, अब ड्राइंग्स में ये चेंजेस आया कि ड्राइंग्स आपको दी गई है 18,000, लेकिन उस 18,000 के साथ साथ ये 7,500 की भी तो ड्राइंग हो गई ना, बराबर ना। यही तो एडजस्टमेंट है, यही तो कैलकुलेशन है कि 18,000 की ड्राइंग्स तो उसमें दी गई है आपको, और दूसरा 7,500 की और भी ड्राइंग की है, पर्सनल यूज के लिए लेके गए। मतलब यहाँ ड्राइंग्स में 18,000 और 7,000, 25,500 लिखने पड़ेंगे ड्राइंग्स में। कितने लिखने होंगे? 25,500। चाहिए तो ब्रैकेट में यहाँ बता सकते हो कि ड्राइंग्स 18,000 प्लस 7,500 की हमने, बरोबर, तो टोटल 25,500। अब इसको बाहर आखिरी में लिखेंगे क्योंकि अभी बीच में प्रॉफिट एंड लॉस बाकी है। तो ये ड्राइंग वाली एडजस्टमेंट भी समझना, बरोबर ना, कि भाई किस तरह से यहाँ पर एडजस्टमेंट देना है वो अच्छी तरह से समझ लेना। अब ये 8th वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, फिर 9th वाली एडजस्टमेंट कि लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 7,500 रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर चार्जेस। अब देखो, लेबर चार्जेस मतलब वेजेस ही कहते हैं, वेजेस का दूसरा नाम लेबर चार्जेस, मतलब इसी पे ही एडजस्टमेंट देना है। और भी वेजेस जो लिखा था ना, कि देखो मशीनरी के लेबर चार्जेस थे जो गलती से लेबर चार्जेस में ही लिख दिए हमने। अब ये तो हम लोग डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं या उससे भी पहले से, कि मशीन का कोई भी खर्चा हो तो वो मशीन में ही प्लस होना चाहिए, कि मशीन में वो प्लस होने चाहिए थे 7,500 रुपए, गलती से वेजेस के अंदर ही 7,500 प्लस कर दिए। तो क्या करना होगा कि वेजेस में से 7,500 कट करके और मशीन में 7,500 प्लस करना होगा, बरोबर ना। जो वेजेस में लिखे हुए हैं 7,500 गलती से इसमें ऐड हो गए हैं, वो माइनस करने पड़ेंगे, बरोबर। कि मशीन का खर्चा है तो मशीन में प्लस करो ना, वेजेस में नहीं, तो वेजेस में से माइनस करना होगा। तो अब वेजेस में भी देखो एडजस्टमेंट आ गई, तो हमने बाहर लिख दिए थे वेजेस का अमाउंट, वो बाहर नहीं, एडजस्टमेंट है, कैलकुलेशन है, तो वो अंदर लिखना पड़ेगा ना, कि 75,000 इसका प्लस आया था, लेकिन उसमें से अब माइनस करेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड, कि गलती से 7,500 इस वेजेस में लिख दिए हमने, बरोबर, कि इस वेजेस में गलती से 7,500 लिख दिए। तो बाहर फिर कितना बचेगा हमारा? तो बाहर आ जाएगी फिर अमाउंट 67,500, कि वेजेस में गलती से ये 7,500 लिख दिए, तो वेजेस में से माइनस किया, और ये 7,500 एक्चुअली प्लस होने चाहिए थे मशीन में, दो एंट्री चाहिए ना, तो एक हमने यहाँ 7,500 माइनस किया, और दूसरा वही 7,500 हमें मशीन में प्लस करना होगा। मशीन कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ एसेट्स में लिखते हैं ना, तो इस एसेट्स में प्लस करना होगा। तो देखो आपकी मशीन कितनी दी गई है, ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखो कि मशीन लिखा हुआ 1,35,000, तो उस 1,35,000 में ये 7,500 उसके एक्सपेंस हैं, तो प्लस करेंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि भाई मशीन 1,35,000 मशीन बैलेंस शीट के एसेट्स में ही आती है, तो मशीन 1,35,000 प्लस उसमें अनरिकॉर्डेड, मतलब जो गलती से लिख दिया था उसमें, वो यहाँ लिखना बाकी था, कि अनरिकॉर्डेड वेजेस हैं वो 7,500
500, 7,500 उसमें प्लस, मतलब यहाँ मशीन हो जाएगी हमारी 1,42,500 की, बराबर। मशीन हो जाएगी 1,42,500, बराबर। ये हो गई ना इसकी एंट्री। तो यहाँ हमारे सब एडजस्टमेंट क्लियर हुए, बराबर। इसके एडजस्टमेंट थोड़े से टफ थे और ज्यादा थे, तो ध्यान से समझना, भले देखो इतना टाइम लगा पर एडजस्टमेंट हमारे क्लियर हुए। अब ट्रायल बैलेंस में जो जो लिखा हुआ है ना उनकी एंट्री करें, और उन सब की एक एक एंट्री है, उसको तो डायरेक्ट लिखते जाना है खाली सही जगह पर, बराबर ना। तो अब जैसे ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है उनकी फटाफट एंट्री करते जाएं। तो देखो सबसे पहले कैपिटल और गुडविल, तो कैपिटल और गुडविल तो यहाँ लिख ही दिया था हमने, बराबर। ड्राइंग्स मतलब कैपिटल और ड्राइंग्स वो तो लिख ही दिया था, बराबर। तो जो लिख दिया है उसकी एंट्री तो हो गई ना, बस ना जो बाकी है वो लिखते जाएं। उसके बाद परचेस और सेल वो भी लिख दिया था हमने, फिर परचेस रिटर्न दिया हुआ है, सेल रिटर्न दिया हुआ है, वो भी लिख दिए थे, परचेस रिटर्न सेल रिटर्न वो सब तो लिख दिए थे। फिर है स्टॉक। अब देखो स्टॉक लिखा हुआ है 1,414, 1,4 मतलब कहलाता है ओपनिंग स्टॉक, शुरुआत का स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ऊपर जो लाइन छोड़ते हैं ना जनरली ओपनिंग स्टॉक वहीं पे ही। वैसे यहाँ लिखोगे तो भी गलत नहीं है, लिखना एस साइड ही है, डेबिट साइड पे। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 90,000। अब वो तो एक एक बार ही लिखेंगे, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई दो एंट्री नहीं, सीधा एक एक बार लिखते जाएं भाई। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक 90,000 रुपीज, बराबर। ओपनिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड 15,000, तो कैरेज इनवर्ड वो परचेस एक्सपेंस है, ये कल भी मैंने बताया था। और देखो हर सम में ऐसा आएगा, उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, याद रखना कि कैरेज इनवर्ड परचेस एक्सपेंस है, उसे यहाँ लिखते हैं परचेस एक्सपेंस। यहाँ पे आउटवर्ड होता ना तो वो यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कैरेज इनवर्ड 15,000, तो वो यहाँ पे लिख दें कि कैरेज इनवर्ड 15,000, वो परचेस एक्सपेंस हो गया। उसके बाद सैलरी 1,80,000, तो सैलरी यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आया एंट्री, सब एडजस्टमेंट उसी में ही थे ना, अब इसमें एंट्री आई पहली कि सैलरी है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही, एक्सपेंस हो तो यहाँ लिखते हैं, इनकम हो तो यहाँ लिखते हैं। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है ना 1,80,000, तो वो यही लिखें, यहाँ पे भी लिखते हैं टू और बाय करके, ऊपर एक लाइन छोड़ दें और यहाँ पे लिखें कि सैलरी 1,80,000, 1,80,000 की सैलरी। फिर वेजेस, वेजेस तो लिख दिया था, ये एडजस्टमेंट भी कर दिया ना उसके ऊपर। वेजेस के बाद ऑफिस एक्सपेंस 1,20,000, तो ऑफिस एक्सपेंस भी यहीं पे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखेंगे कि ऑफिस एक्सपेंस 1,20,000, वो भी हो गया। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड, भाई डिबेंचर, डिबेंचर मतलब शेयर्स की तरह ही कहलाता है, जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं ना, कंपनी के जैसे शेयर खरीदते हैं वैसे ही डिबेंचर भी खरीद सकते हैं, शेयर की तरह ही समझो कहलाया। और उसका इंटरेस्ट मिला, रिसीव्ड मतलब ये इनकम हुई हमारी, और इनकम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। इसमें भी क्रेडिट में ही दिया हुआ है ना, डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव 15,000, तो वो क्रेडिट में लिखेंगे कि डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड 15,000। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी डिस्काउंट मिला, ये भी इनकम है, इनकम है मतलब ये भी यहीं पे ही लिखेंगे 6,000 कि डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे 6,000, बराबर। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड 3,000, ये भी कमीशन रिसीव, ये भी मिला, ये भी इनकम है मतलब क्रेडिट में ही लिखेंगे कि कमीशन रिसीव्ड 3,000, ये भी क्रेडिट साइड पे लिखा हमने। उसके बाद 10% बैंक लोन 3 लाख। अब बैंक लोन, वो बैंक लोन क्या होती है हमारी, ये लायबिलिटी होती है हमारी, लोन है, इनकम नहीं है हमारी, बराबर। हमने बैंक से लोन लिया है तो वो चुकाना पड़ेगा ना हमें, तो ये हमारी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर। कोई भी लोन हो तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ही लिखा जाएगा। तो 10% बैंक लोन है ना 3 लाख की, वो यहीं पे ही लिखेंगे।
लायबिलिटी में लिखें 10% बैंक लोन। ये हर चीज कौन सी साइड पे लिखनी है वो खास ध्यान देना। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज क्लियर होगी कि कौन सा कहाँ पे लिखना है। तो 10% बैंक लोन, लोन लायबिलिटी में आता है, वो 3 लाख रुपीज। फिर उसके बाद बिल्स पेएबल 22,500, तो बिल्स पेएबल पे करना है, ये भी हमारी लायबिलिटी है, बराबर। अभी पे किया नहीं है, पे करना है हमें फ्यूचर में, बिल्स पेएबल, तो वो भी लायबिलिटी है, तो उसे भी लायबिलिटी में ही लिखेंगे, इसी साइड लोन के नीचे ही, कि बिल्स पेएबल 22,500, बराबर ना, ये भी लायबिलिटी ही हुई ना हमारी। और उसके बाद जैसे आगे डेप्टर्स दिया हुआ है, तो डेप्टर्स तो हमने लिख दिए थे, यहाँ पे लिख दिए थे ना, डेप्टर्स की एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी थी, जो हो चुका है उसे फिर से नहीं लिखना है। उसके बाद बिल रिसीवेबल, तो रिसीवेबल कहाँ पे लिखेंगे, उसे एसेट्स में लिखेंगे, बिल रिसीवेबल, क्योंकि देखो पेएबल मतलब पे करना है, वो लायबिलिटी हुई। रिसीवेबल मतलब जिनसे पैसे लेने हैं, तो किसी से भी पैसे लेने हो या मिलने वाले हो तो उसे यहाँ पे लिखते हैं एसेट्स में। तो ये बिल रिसीवेबल दिया हुआ है 45,000 का, तो उसे यहाँ एसेट्स में लिखें कि बिल्स रिसीवेबल 45,000, बराबर, ये बिल रिसीवेबल हो गया। और उसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर 1,02,000 का, तो क्रेडिटर भी लिख दिया था हमने, उसका एडजस्टमेंट भी हो गया था क्रेडिटर का। देन आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500, देखो आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब जो रेंट देना बाकी है, खाली रेंट होता ना तो वो एक्सपेंस में लिखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में कि हमारा रेंट है वो, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग देना बाकी हो मतलब लायबिलिटी में, जो भी पैसे देने हो तो उसे लायबिलिटी में लिखते हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट जो 1,500 का रेंट बाकी है उसे यहाँ पे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी में 1,500 रुपीज, बराबर, ध्यान रखना कौन सा कहाँ लिखना है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 75,000, तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तो उसे एक्सपेंस में ही लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक्सपेंस, कि भाई यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 75,000, बराबर, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया। उसके बाद दिया हुआ स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंस 9,000, तो ये स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है, और उस एक्सपेंस को भी यही लिखा जाएगा कि स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंस 9,000, स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंस हुआ। उसके बाद मशीनरी 1,35,000, तो मशीनरी तो लिख दी थी, उसके ऊपर एडजस्टमेंट था वो हो गया था ना। उसके बाद बिल्डिंग 4,50,000, तो बिल्डिंग यही लिखेंगे ना एसेट्स में, बिल्डिंग हमारी एसेट कहलाती है, 4,50,000 वो हमारी एसेट, तो यहां पर लिखते हैं बिल्डिंग 4,50,000, ये हमारी एसेट में कहलाया, बराबर। उसके बाद फर्नीचर 90,000, तो फर्नीचर भी हमारा एसेट है, तो फर्नीचर भी वहीं पे ही लिखेंगे एसेट्स में। फर्नीचर कितना दिया हुआ है, फर्नीचर हमारा 90,000 का, तो फर्नीचर 90,000 ये भी एसेट्स में। फर्नीचर के बाद दिया हुआ रेंट 18,000, अब देखो ये खाली रेंट था, आउटस्टैंडिंग रेंट ना, तो आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ लिखा था लायबिलिटी में, लेकिन खाली रेंट दिया हुआ 1,800 रुपए, तो वो खाली रेंट मतलब हमारा एक्सपेंस हुआ, बराबर ना, रेंट देना पड़ता है ना, देखो डेबिट में दिया हुआ है मतलब एक्सपेंस है, अगर रेंट क्रेडिट में लिखा होता ना 18,000 मतलब रेंट मिला हमें ऐसा, लेकिन यहाँ तो रेंट डेबिट में है तो हम भी डेबिट साइड पे ही लिखेंगे कि ये रेंट 18,000 रुपीज, बराबर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर 1,50,000, इन्वेस्टमेंट, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो ना, डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, शेयर में इन्वेस्ट किया, कोई बैंक में इन्वेस्ट किया, या कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट वो हमारी एसेट कहलाती है। इन्वेस्टमेंट एक तरह की हमारी एसेट्स है, तो वो इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट्स में ही लिखेंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो। तो ये 10% डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट 1,50,000, तो उसे भी यहीं पे ही लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन 10%
डिबेंचर 1,50,000, बराबर, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद बैंक लोन इंटरेस्ट 30,000, बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट डेबिट में दिया हुआ है, डेबिट में 30,000 है, मतलब खर्चा है, हमने इंटरेस्ट दिया, देना पड़ा हमें इंटरेस्ट, वो खर्चा है ना, बराबर ना। तो वो खर्चा है, मतलब कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। देखो हमने लोन ली थी ना यहाँ बैंक से, 3 लाख की लोन ली थी, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, वो एक्सपेंस होगा ना हमारा, तो इसलिए वो एक्सपेंस यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बैंक लोन इंटरेस्ट वो हमारा एक्सपेंस 30,000 है, कि बैंक लोन इंटरेस्ट 30,000 दिया हुआ है, बराबर। ये हो गई आपकी सब एंट्रीज, सब एडजस्टमेंट, सब एंट्रीज हो गई ना। देखो आपके एडजस्टमेंट में पहले मेहनत लगती है कि उसको ध्यान से करना पड़ता है, फिर बाकी की एंट्रीज थी तो उसको तो एक एक जगह खाली लिखते गए। अब लिख तो दिया, अब क्लोज करें ना तीनों, कि भाई सब एंट्री बरोबर लिखी है या नहीं, उसे तीनों को क्लोज करें हम लोग, बरोबर। अब जो इसे क्लोजिंग करें हम लोग, तो क्लोजिंग में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करें ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोज करते वक्त पहले देखेंगे कि भाई किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो भाई क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो पहले उस साइड का टोटल कर देंगे, कि भाई इन सब का टोटल कर लें हम लोग, बराबर। आप लोगों ने नोटबुक में लिखा होगा ना, देखो यहाँ शायद नंबर आपको ना पता चले, तो आपने नोटबुक में लिखा होगा, उसमें से ध्यान देना कि भाई इस साइड का टोटल आ जाएगा हमारा टोटल 17,91,750, बराबर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 17,91,750 इस साइड का टोटल। वही टोटल फिर यहाँ पे भी लिखेंगे 17,91,750, वही टोटल यहाँ पर भी आएगा। और इसमें से ये सब चीजें माइनस करेंगे, तो उसमें से अगर ये सब माइनस करें ना तो बचेगा 5,76,750, 5,76,750। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया था उसके ऊपर से। तो ये जो बचा ना हमारा 5,76,750, ये अमाउंट वो हमारी कहलाती है ग्रोस प्रॉफिट। ये क्या कहलाया हमारा, ग्रोस प्रॉफिट कहलाया। ये इतनी अमाउंट हमारी बची, बराबर, ये ग्रोस प्रॉफिट। अब इस ग्रोस प्रॉफिट को कहाँ ले जाएंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में, कि ये ग्रोस प्रॉफिट मतलब हमारा वो क्या कहते हैं, कच्चा प्रॉफिट कहलाता है, कि अभी इसके ऊपर और कैलकुलेशन यहाँ बाकी होगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट मिला उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे डेबिट में है ना, यहाँ डेबिट साइड पे है, तो उसे ले जाएंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। प्रॉफिट या फायदा वैसे भी क्रेडिट में ही लिखते हैं ना, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि भाई बाय ग्रोस प्रॉफिट, कि ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर लेके आएंगे 5,76,750, बराबर ना, 5,76,750। अब तो अब इस साइड का टोटल, क्या अब इसमें अगर टोटल करें, प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करें, तो भाई इस साइड पहले ज्यादा टोटल आएगा, कि जिसका टोटल हो जाएगा 6,750, 6,750, ये इसका टोटल, बराबर। मैंने डायरेक्ट किया कि भाई इसका 6,750, और वही टोटल फिर यहीं पर भी लिख दें 6,750। और इसमें से अब ये सब अमाउंट माइनस करें, तो इनमें से अगर ये सब माइनस करें तो हमारा प्रॉफिट बचेगा, जो मैंने काउंट करके रखा था 1,68,750। कितना बचेगा, 1,68,750। ये 6 लाख में से ये सब माइनस करेंगे, तो ये जो हमारा प्रॉफिट बचा ना 1,68,750, ये हमारा कहलाता है नेट प्रॉफिट। ये क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट, ये पक्का प्रॉफिट कहलाया। और इस पक्के प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में। उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करें, और बैलेंस शीट में कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो ये कैपिटल के बाद जो एक लाइन छोड़ी थी ना उसमें, कि उसमें हम लोग लिखते हैं कि अगर प्रॉफिट है तो वहां प्लस करके लिखेंगे, और अगर लॉस है तो वो वहां माइनस करके लिखेंगे हम लोग, बराबर ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट है तो वो यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस
नेट प्रॉफिट के 1,68,750। और अब क्या, अब इनका प्लस माइनस कि ये कैपिटल में 6 लाख में ये 1,68,750 प्लस करेंगे और माइनस ड्राइंग इतना करेंगे। तो इनका अगर प्लस माइनस करें तो वो बचेगा हमारा 7,43,250। 7,43,250। 6 लाख में वो 1 लाख प्लस और फिर इतना माइनस। तो ये जो बचेगा ना 7,43,250। अब इसका टोटल, और बैलेंस शीट में आखिरी में बैलेंस बचता नहीं है, जैसे इसमें बैलेंस बचा वैसे वहां नहीं बचेगा। वहां पर दोनों साइड का टोटल सेम आ जाना चाहिए, उसमें कि दोनों साइड का सेम टोटल आ जाना चाहिए। अगर सेम टोटल आ गया मतलब आपका बैलेंस करेक्ट है, आपका पूरा सम करेक्ट है। कि जिसमें आप टोटल करके देखना कि भाई इस साइड का टोटल आएगा हमारा 12,36,750। 12,36,750 और इस साइड का टोटल भी आ जाएगा हमारा 12,36,750। दोनों साइड का टोटल आ गया मतलब हमारा सम बिल्कुल करेक्ट है। बराबर आ रही ना बात समझ में? तो आज जैसे ये सम देखा, अच्छी तरह से देखना। मेन चीज फिर से बोल रहा हूँ, एडजस्टमेंट है आपके। हमारा टाइम भी किस में गया, तो एडजस्टमेंट समझाने में खास टाइम गया हमारा। तो इसीलिए एडजस्टमेंट अच्छी तरह से समझना हर सम में, तो उसके बाद बाकी की एंट्रीज आपके लिए करना इजी हो जाएगा। तो आज जैसे ये सम समझा, फिर से एक बार ध्यान से देख लेना, लिख लेना। तो उसके बाद के जो सम्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।